हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और यूनिट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन होगा और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है डा, उसका जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन और इसके अंदर हम पूरा ब्रीफ देखने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है इंट्रोडक्शन का। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो कंटेंट्स देखने वाले हैं, जो हमें इसके अंदर मेनली पढ़ना है क्या क्या है, वो सबसे पहले तो एल्गोरिथम्स हैं। दूसरा है एनालाइजिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि एनालाइजिंग क्या होता है, कैसे करते हैं एनालाइज, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि कितना कॉम्प्लेक्स है एल्गोरिथम है, कितना नहीं है, कैसे एनालाइज करेंगे, ये सब। उसके बाद है सॉर्टिंग एंड टेक्निक्स की क्या क्या सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं और सॉर्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एल्गोरिथम से। तो एक्चुअली में एल्गोरिथम होती क्या है? तो एल्गोरिथम होती है द सेट ऑफ रूल दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का देखें तो अगर हमें कई सारे एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर हमें ब्रैकेट भी दिया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब दिया हुआ है, तो उसके अंदर हमारा एक रूल होता था बॉड मास, जिसका हम यूज़ करके उस एल्गोरिथम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, राइट। तो उसी तरीके से कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो उसको बोला जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिससे हम अचीव कर सकते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस होता है कंप्यूटेशनल स्टेप्स का जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक इनपुट को आउटपुट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए आपको एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हुआ? सबसे पहले आप इनपुट लोगे, ठीक है। सबसे पहले आप इनपुट लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला लगाओगे, C इज टू A प्लस बी, है ना। मान के चलिए अगर आपने B में लिया है तो C इज टू A प्लस बी हो गया। अब C इज टू A प्लस बी होने के बाद आप क्या करोगे, प्रिंट करवाओगे। प्रिंट किसको करवाओगे? C को, है ना। तो बस ये आपका हो गया, एक सीक्वेंस हुआ ना कि सबसे पहले आपने इनपुट करवाया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसका फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया, फिर उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लगाया एंड देन उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो एक सीक्वेंस हुआ। अगर हम आगे चले तो आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिबोनाची सीरीज़ आएगी, पैलिंड्रोम आएगा और भी कई सारी चीज़ें आएंगी और उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स आएगा। तो उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सारी सीक्वेंस से होती हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है एल्गोरिथम को समझने का कि आप मान के चलिए कि एक प्रोसीजर, एक सीक्वेंस, जैसे कि आप अगर मैं चाय बनाने का सीक्वेंस किया, चाय बनाने का एल्गोरिथम की बात करूं, तो चाय बनाने का एल्गोरिथम क्या होता है? सबसे पहले आप पानी लोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक पैन लोगे, है ना। फिर उसके बाद आप गैस जलाओगे, उसके बाद उस पर पैन को रखोगे, उसके बाद आप इसके अंदर पानी डालोगे, पानी डालने के बाद उसको बॉईल होने दोगे, फिर उसके बाद अदरक डालनी है अदरक डालोगे, इलायची डालते हो इलायची डालोगे, या फिर आप चाय की पत्ती डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको बॉईल होने दोगे, फिर उसके बाद आप उसके अंदर दूध डालोगे, फिर उसके बाद अंदर आप चीनी डालोगे और उसके बाद उसको बॉईल होने दोगे। तो आपने एक चीज़ें सीक्वेंस में करी, ऐसा नहीं किया पहले दूध डाल दिया, फिर चाय की पत्ती डाली, फिर जिंजर डाला, फिर चीनी डाला, है ना। तो एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी जो एल्गोरिथम होती है जब हम कंप्यूटर्स के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट नंबर होता है। ये नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आप लगाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर कुछ फाइनाइट होता है, फाइनाइट स्टेप्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एल्गोरिथम की। तो सबसे पहला होता है इनपुट एंड आउटपुट। जो आपका इनपुट है वो एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए 0 या फिर मोर, ठीक है। मतलब कि जो आपका इनपुट है एटलीस्ट वो इनपुट कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेना चाहिए आपका प्रोग्राम जो है, या तो आप प्री डिफाइंडली इनपुट दो या फिर आप बाहर से दो, लेकिन देना ज़रूर है, ठीक है। फिर उसके बाद है मस्ट गिव 1 आउटपुट, और जो हमारा प्रोग्राम है उसको भी एक आउटपुट देना ज़रूरी है, चाहे वो एक वो ऐसा आउटपुट दे। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ कि एक इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इफ़ में क्या होता है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो इफ़ वाली रन होती है, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो एल्स होता है ना। तो एल्स में भी आपको एक ना एक आउटपुट मिलता है कि मान के चलिए दिस नंबर इज़ नॉट प्राइम या फिर दिस नंबर इज़ प्राइम, है ना। तो ये जो होता है आपका इनपुट लेना ज़रूरी है, कम से कम 0 ले
या फिर उससे ज़्यादा जो भी हो वो इनपुट वो ले, और मस्ट गिव वन आउटपुट, एक आउटपुट देना नेसेसरी होता है। एक एल्गोरिथम की ये प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर आती है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है? ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब होता है प्रिसाइज्ड। प्रिसाइज्ड का मतलब क्या होता है? अब मान के चलिए कि आपको एक कोड दे दिया गया, ठीक है, उसके अंदर क्या किया गया, पहले प्रिंट करवा दिया और उसके बाद सी प्लस वो एडिशन का वो लगाया, इन्होंने एल्गोरिथम लगाया, फिर फॉर्मूला लगाया, तो ये प्रिसाइज्ड नहीं हुआ, या फिर उन्होंने बहुत लंबा प्रोसीजर लिया है, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? अब आप दूध का अगर मैं कहने लगूँ, दूध का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप चाय बना रहे हो, आपको दूध की कमी पड़ गई है, तो उस टाइम पे आपका जो वो होगा कि आप पहले दूध मार्केट में जा रहे हो, मार्केट से आप मिल्क पाउडर खरीद के ला रहे हो, फिर उसके बाद उसके अंदर पानी मिक्स कर रहे हो, उसके बाद उसका मतलब समझ रहे हो ना आपने लंबा कर दिया प्रोसीजर। जितना आप मार्केट में गए थे तो दूध भी लेके आ सकते थे डायरेक्टली, लेकिन नहीं, आपने क्या किया, मिल्क पाउडर लेके आए, फिर उसके बाद पानी मिलाया, उसके बाद उसको बॉईल किया, फिर उसके बाद उसको यूज़ किया, राइट। तो क्या होता है कि आपको प्रिसाइज्ड मैनर में करना है हर चीज़ को। अगर आप प्रिसाइज मैनर में नहीं करोगे तो एल्गोरिथम्स जो आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, उनका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे आपकी एल्गोरिथम बेकार हो जाएगी, बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो एल्गोरिथम है उसका क्लियर होना, कि मतलब किसी को भी समझ आ रही है, कोई भी आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है आपके एल्गोरिथम को, और साथ ही साथ प्रिसाइज होना, छोटी ऑप्टिमाइज होना, जल्दी रन होना, ठीक है, और कम से कम स्पेस लेना, ये ज़रूरी होता है। फिर आती है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब जो होता है कि हर एक स्टेप जो भी आपने लिया है वो बेसिक होना चाहिए, मतलब कि सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ एसेंशियल होना चाहिए। ये नहीं बिना फालतू कि आपने आपको एडिशन करना था और आपने मज़े मज़े में 4 जो वेरिएबल्स थे उनको इनिशियलाइज़ करवा दिया, ये एसेंशियल नहीं है। 3 ही वेरिएबल चाहिए होते हैं एडिशन में, ठीक है। तो अगर आपने एक और ले लिया कि बाद में काम आ जाएगा, तो वो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल जब होता है जब आपको नीड बढ़े आगे और आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको एसेंशियल क्या है कि जितनी ज़रूरत है उतना लो, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। फिर आती है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट नंबर स्टेप्स मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं है कि अनलिमिटेडली आप यूज़ कर रहे हो उसको, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए हैं आपके, एक ही इनपुट आप बार बार ले रहे हो, या फिर आउटपुट बार शो करो, इनफाइनाइट नंबर, लूप चला दिया इनफाइनाइट नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलाना चाहो चला सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप एल्गोरिथम पे काम कर रहे हो तो एल्गोरिथम के अंदर आपकी जो चीज़ें हैं ना, जो आपका कोड है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर जो नंबर ऑफ चीज़ें हैं वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम आगे जंप करते हैं, तो आगे आता है एनालिसिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। एनालिसिस डैश कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लिखा है कि एनालिसिस करें या फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, बात दोनों की एक है। अगर आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है या फिर आपसे एनालिसिस पूछा जाता है, तो दोनों के जो आंसर होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन। द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। इट का मतलब क्या है यहाँ पर? इट का मतलब है जो आपका प्रोग्राम है या फिर जो आपका एल्गोरिथम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जितना अमाउंट ऑफ टाइम आपका एल्गोरिथम लेगा, या फिर जितना स्पेस या जितनी भी रिसोर्सेज आपका रिक्वायर्ड होंगी एक एल्गोरिथम से, उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लग रहा है, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस या फिर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर आपका टाइम ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, अगर आपका टाइम कम होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, ठीक है। और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी सेम हिसाब किताब है, जितनी ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही बेकार एल्गोरिथम होगा, और जितनी ही कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही अच्छा होगा। और इसके लिए चलिए मैं आपको चार्ट आगे दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टोटल 3 टाइप की जो हमारी होती हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। सबसे पहला आता है वर्स्ट केस, दूसरा आता है एवरेज केस, और तीसरा आता है बेस्ट केस, ठीक है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर आता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इट डिनोट्स द लॉन्गेस्ट रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। लॉन्गेस्ट रन टाइम का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा चले जा रहा है, मतलब या फिर जो आपका एल्गोरिथम है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि हमारे काम नहीं आने वाली हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जब आप 4th ईयर में आओगे तो 4th ईयर, मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी आप 3rd ईयर में हो, है ना, तो 3rd ईयर के एंड तक ही दिसंबर में ही एक रिक्वायरमेंट आ जाती है इन्फोसिस की। तो उसके अंदर क्या होता है, आपको कोड्स लिखने होते हैं एंड यू हैव टू पास आउट द टेस्ट केसेस,
ठीक है। तो टेस्ट केसेस के अंदर क्या होता है, ये तीनों के भी एक टेस्ट केस होते हैं कि आपका जो एल्गोरिथम होना चाहिए, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में काम करना चाहिए, ना कि वर्स्ट में, ना कि एवरेज में। दोनों में ही एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपने बेस्ट में लिखा है तो ही टेस्ट केस पास होगा, अगर आपने इन दोनों में लिखा है तो टेस्ट केस पास होगा ही नहीं। यू आर फेल्ड फ्रॉम दैट एग्जाम। ओके, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर जो आपका रन टाइम होना चाहिए वो लॉन्गेस्ट होता है। एवरेज से हमें नाम पता समझ में आ रहा है कि हम गाड़ी में भी एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो व्हीकल्स में एवरेज आता है कि एवरेज कितना है कि 12 किलोमीटर पर लीटर है, एक्सेट्रा। तो ऐसे यहाँ पे होगा, जो द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एवरेज इनपुट। तो मतलब कि कितना ज़्यादा जा रहा है और कितना कम जा रहा है, उन दोनों का अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाएगी, या फिर एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या होता है, फास्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट विद ऑप्टिमल इनपुट चूजन। इसका मतलब क्या होता है कि फास्टेस्ट, देखो यार हर चीज़ सिंपल सी है कि आपको अगर कोई काम करना है और वो जल्दी हो जाता है तो आपको खुशी होती है, राइट। तो इसी तरीके से बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपको फास्टेस्ट जो है आपका एल्गोरिथम होता है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसके अंदर आपका जो एल्गोरिथम होता है वो इतनी तेज़ी से, मतलब इतना प्रिसाइजली लिखते हो, इतना सिंपल लिखते हो, इतना बेसिक लिखते हो कि कंपाइलर को भी समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तो इतने टाइम में रन हो रहा है, ये तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे ही आपका प्रोग्राम आता है वो तुरंत सेलेक्ट हो जाता है और तुरंत आपका प्लेसमेंट पक्का सा हो जाता है, ठीक है। तो आपको जितने भी एल्गोरिथम्स लिखने हैं वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में लिखने हैं। और इसके लिए एक चार्ट होता है, अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 सेकेंड्स के लिए मैं पॉज कर दीजिए वीडियो को, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो ये जो है ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि एल्गोरिथम बेस्ट केस में अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स की या जो भी है उनकी अलग अलग होती है। तो वैसे हम आगे भी देख सकते हैं। चलिए, तो आगे आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपसे आगे भी पूछा जाएगा कि कौन से एल्गोरिथम की कितनी कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक है, उसकी कितनी बेस्ट केस कितना है, वर्स्ट केस कितना है, एवरेज केस कितना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें आपसे ना आगे चल के पूछने वाले हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैथमेटिकल नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम व्हेन द इनपुट टेंड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू और अ लिमिटिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि मैथमेटिकल नोटेशन होती है ये डिस्क्राइब करती है कि रन टाइम कितना है एक एल्गोरिथम का, और ये इनपुट टेंड्स और आउटपुट टेंड्स पर काम करती है। इसका मतलब क्या है कि अब भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे ही मैंने एक एल्गोरिथम रन करी वहाँ पर लिखा आ जाए यार ये तो वर्स्ट केस में चली गई, यार ये तो एवरेज केस में चली गई, यार ये तो बेस्ट केस में चली गई, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं। तो इस चीज़ के लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है, इसको शॉर्ट में शो करने का ये तरीका है, मैथमेटिकली इसको शो किया जाता है। इसके 5 टाइप होते हैं टोटल, हम 5 नोटेशंस का यूज़ करते हैं मेनली, जिन नोटेशंस का नाम है, सबसे पहला है बिग ओ, फिर है ओमेगा, फिर है थीटा, फिर है लिटिल ओ और फिर है लिटिल ओमेगा। ये दोनों जो लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा है ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों को आप अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू, लेकिन हाँ इन तीनों को तो आपको अच्छे से करना है। चलिए सबसे पहले बिग ओ को देख लेते हैं। तो बिग ओ के अंदर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड एल्गोरिथम का ड्यूरिंग द रनिंग टाइम। अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ कि कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है। ग्राफ जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। तो ये अपर बाउंड को शो करता है। मेजर्स लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट कुड पॉसिबली टेक फॉर एल्गोरिथम टू कंप्लीट, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा समय वो एल्गोरिथम को रन करने में लेगा उतना ज़्यादा इसका ग्राफ बड़ा होता चला जाएगा और आप उस टाइम पर बिग ओ नोटेशन को यूज़ करेंगे। फिर आता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये क्या शो करता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कि ये लॉन्गेस्ट रन टाइम को शो करता है। तो ये इसके लिए कौन सा नोटेशन यूज़ करते हैं, बिग ओ, ठीक है, बिग ओ नोटेशन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा आगे ओमेगा। ओमेगा के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट लोअर बाउंड। ये क्या शो करता है, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब लीस्ट, सबसे कम समय कितना लिया है इसने, ठीक है, किसी एल्गोरिथम ने सबसे कम समय कितना लिया है या फिर सबसे कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है। ये बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है एल्गोरिथम की उसको शो करता है, ठीक है। इसका सिंबल ऐसा होता है ओमेगा, ओके, जैसा हमने फिजिक्स में पढ़ा था ओम।
तो इसकी इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था हमने ओम को, तो लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, ओमेगा। फिर आता है हमारा थीटा। थीटा का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ओ के अंदर बस आपको एक माइनस का साइन बनाना होता है छोटा सा, या फिर कुछ सिंबल है ये। और ये क्या है कि रिप्रेजेंट करता है अपर एंड लोअर बाउंड। जैसे हमने एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी थी, तो ये एक तरीके से हमें एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ही शो करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि गाइज इसका तीनों के एक एक वो हैं, ग्राफ्स हैं, और वो ग्राफ्स मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। एक बार देख लीजिए कि कैसे ग्राफ होते हैं बेस्ट टाइम बिग ओ नोटेशन के, ओमेगा नोटेशन के और थीटा नोटेशन के। और प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बताइए एंड ड्रॉ देयर ग्राफ एज वेल एज उनका हमें वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सिंबल वगैरह बताइए। तो इट्स बेटर कि आप ये जो तीनों ग्राफ्स हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको नोट्स जो हैं उनमें भी दे दूँगा ये। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और आपको क्या अभी तक कोई डाउट है, कोई सजेशन है, प्लीज़ मुझे बताइए। और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, एन एल्गोरिथम दैट पुट्स एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इनटू एन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है यार, तो ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। अगर सरल भाषा में कहें तो असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो अब जब आप किसी एलिमेंट को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में अरेंज करते हो तो उसको सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर हम बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, कई सारी आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो हम बेसिकली जो कॉमन सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनमें से आती हैं हमारी ये 10, जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो सिलेबस में भी हैं, लेकिन सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सारी की सारी एल्गोरिथम्स को इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक ब्रीफ जो है हमारा वो एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सिलेक्शन सॉर्ट, फिर आता है बबल सॉर्ट, फिर आता है इंसर्शन सॉर्ट, फिर आता है मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट एंड शेल सॉर्ट। इसके अंदर से मैं आपको पहले बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड रेडिक सॉर्ट। ये वाली जो एल्गोरिथम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप सारी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बकेट सॉर्ट में से एक क्वेश्चन आ गया था जिसके अंदर आपको सॉल्व करना था, एन एल्गोरिथम लिखना था उसका। तो इट्स बेटर कि आप जितनी ज़्यादा पढ़ लेंगे, 10 की 10 अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। उसके अंदर आपके 10 नंबर कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि डा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपने एल्गोरिथम समझा दिया, इसके अंदर आपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया, देन इट्स ओके। ये टोटली, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट यूनिट थोड़ी बहुत मैथमेटिकली डिपेंडेंट है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट एन एरे बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट्स। मिनिमम एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो अगर हम छोटे से बड़ा फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि सबसे पहले ये एक फिक्स कर लेगा, ठीक है। ये जैसे एड्रेस नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब क्या हुआ, सिलेक्शन सॉर्ट ने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद ये आगे बढ़ेगा, आगे कंपेयर करेगा क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है। तो अगर बड़ा है तो छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये भी बड़ा है जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। ये 10 हो गया जी, अब 10 क्या हुआ, छोटा हो गया। 10 छोटा हो गया तो यहाँ पे इसको स्वैप कर देगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो हमारा काम करता है। अगर मैं इसके सूडो कोड की बात करूँ तो सूडो कोड इसका सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं i=1 के लिए, और 2n-1। n-1 का मतलब जितना भी, जैसे हमने अगर यहाँ पे एड्रेस हम 0 से लेते हैं तो अगर हम एड्रेस 0 से लेते हैं तो n-1 लेंगे, अगर आप 1 से लेते हो तो n ही रहने देंगे, ठीक है। मिनिमम =1 होगा, मिनिमम वैल्यू हमने i ले ली है। फिर उसके बाद फॉर j=2, ये आपकी एल्गोरिथम है, एक बार इसे आप पढ़ लीजिए। अगर आपको एक ब्रीफ इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे एल्गोरिथम काम कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इसके ऊपर ज़रूर, जो पार्ट नंबर 2 आ रहा है उसके अंदर मैं इस चीज़ को ज़रूर ऐड करूँगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है और इसके अंदर क्या होता है, ये रिपीटली स्वैपिंग करती है एडजेसेंट एलिमेंट्स की, ठीक है। और अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे तो ये एडजेसेंट जो है वो आपकी शफलिंग करेगी।
फिर उसके बाद आता है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स। ये एक मार्क करने वाली चीज़ है कि लार्ज डेटा सेट्स, अगर ज़्यादा सेट्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा डेटा होगा, तो उसके लिए ये चीज़ काम बिल्कुल भी नहीं करती है। एज एवरेज एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ क्वाइट हाई, क्योंकि इसकी एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। उससे पहले हाँ, जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ एन स्क्वायर, और एवरेज होती है बिग ओ एन स्क्वायर, दोनों मतलब सेम है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है बिग ओ वन। अब दोस्तों एक बात और नोट करने वाली है कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ अगर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ये यूज़ करेंगे, और अगर बेस्ट होगी तो ये यूज़ करेंगे, और एवरेज होगी तो ये यूज़ करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल तरीका है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को बताने का। लेकिन जब आप नोटेशंस बता रहे हो तो उस टाइम पे ये वाला जो सिंबल होगा इसे आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप यहाँ पे ओमेगा यूज़ करना चाहते हो दोनों में तो कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बिग ओ थोड़ा बनाना ईजी होता है तो इस वजह से हम बिग ओ को यूज़ कर लेते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है बिग ओ को ज़्यादा यूज़ करने का। अगर आप ओमेगा यूज़ करना चाहते हैं तो ओमेगा आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद जो इसका सूडो कोड है बबल सॉर्ट का वो ये रहा, आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर उसके बाद हम अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसके अंदर जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है वो इसकी होती है बिग ओ एन की, और अगर हम वर्स्ट और एवरेज दोनों से की सेम होती है बिग ओ एन स्क्वायर। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी होती है बेस्ट में बिग ओ वन, ओके। इसकी कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट या एवरेज नहीं होती है। फिर आता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता है, इट वर्क्स एज वी सॉर्ट कार्ड्स इन आवर हैंड्स इन आ कार्ड गेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अब मान के चलिए कि हमारे हाथ में ताश की गड्डी होती है, हम कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम क्या वो उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, या फिर आप कह सकते हो सॉर्ट कर रहे हैं। इंसर्शन सॉर्ट की बात हो रही है तो हम सॉर्ट कर रहे हैं उसको, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे हाथ में ताश की गड्डी है और उनको हम जिस तरीके से वो करते हैं, शफ़ल करते हैं, तो यहाँ पे शफ़ल का सॉर्ट कर दिया गया है। और इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली कि जो हमारा फर्स्ट कार्ड होता है ना उसको हम फिक्स मान लेते हैं कि वो एक की है। जैसे आपको पता होगा इंसर्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक P होता है और एक Q होता है, ठीक है। तो Q की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहती है और जो P होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है। अगर आपको ब्रीफ इसका वो चाहिए हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको वो चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो मैं वो भी कर दूंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर आता है आपका इंसर्शन सॉर्ट हो गया हमारा, ये एफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा वैल्यूज़। ये भी बड़े डेटा वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लार्ज डेटा वैल्यूज़ हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है एडेप्टिव इन नेचर। एडेप्टिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि आप अगर इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये एडेप्टिव है, इसके अंदर आप एडिटिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से चेंजेस बना सकते हैं। फिर आता है हमारा सूडो कोड। ये आपका सूडो कोड है, और अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट और एवरेज केस में होगा बिग ओ एन स्क्वायर, और बेस्ट केस में होगा बिग ओ एन, ओके। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो होता है बिग ओ वन, ओके। फिर आता है मर्ज सॉर्ट। ये सबसे इजी सॉर्ट लगता है मेरे को, सबसे बेहतरीन सॉर्ट लगता है। हर किसी की राय हो सकती है लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है मर्ज सॉर्ट। इसके अंदर क्या होता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या होता है कि अब मान के चलिए कि ये हमारा एक सॉर्टिंग था, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 है, 4 डिवाइड बाई 2। अब 4 डिवाइड बाई 2 हुआ तो ये से डिवाइड हो जाएगा, 14 और 33 इधर आ जाएगा, एंड 27 एंड 10 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन होगा, 14 अलग हो जाएगा एंड 33 अलग हो जाएगा, और उसके बाद 27 अलग हो जाएगा एंड 10 अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मर्जिंग चालू होगी। मर्जिंग कैसे, अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ, तो असेंडिंग में 14 और 33 एज इट इज़। अब इन दोनों में कंपैरिजन हुआ तो 10 और 27 हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 10 14 एंड 27 एंड 33। बस ये है हमारा टॉप टू डाउन काम करता है।
ठीक है, सबसे बढ़िया एल्गोरिथम लगता है मेरे को, सबसे इजी सॉर्टिंग टेक्निक है। और इसके अंदर कोई भी वो वाली चीज़ नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन होगा, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसे आप मतलब ये सिर्फ मेरा सजेशन है कि आप मर्ज सॉर्ट को तो ईजीली हो जाएगा ये वाला। चलिए, ये इसका सूडो कोड है। सूडो कोड के अंदर हम जैसे मैंने बताया कि साइज़ कंपैरिजन करते हैं कि अगर 1 से बड़ा हुआ, मतलब 1 से बड़ा मतलब कि ये जो नीचे एड्रेस लिखा था ना 0 1 2 3, इससे मतलब है इसका, ठीक है। साइज़ डिवाइड बाई 2 कर दिया जो अभी हमने किया था, तो बस उसी हिसाब से एल्गोरिथम है ये। और उसके बाद इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो बिग O n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी बिग O n log n ही रहती है, ठीक है। चाहे बेस्ट हो, चाहे वर्स्ट हो, चाहे एवरेज हो, ठीक है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सेम रहेगी। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन डा का। और इसके अंदर हमारा पार्ट 1 था ये। पार्ट 2 के अंदर जो रिमेनिंग जो हमारी एल्गोरिथम्स वो हैं, सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो हमारी रह गई हैं। हमने सिलेक्शन सॉर्ट इसमें पढ़ लिया, बबल सॉर्ट पढ़ लिया, इंसर्शन भी पढ़ लिया, मर्ज भी पढ़ लिया है। तो बाकी की जो ये एल्गोरिथम्स रह गई हैं, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग, रेडिक्स, बकेट एंड शेल, तो ये हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके अंदर कवर करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि आपके डाउट्स कवर करना, आपकी सजेशंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि क्या क्या मुझे इंप्रूवमेंट्स करने हैं और क्या क्या मुझे और कवर करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आपको क्या क्या और वीडियोस चाहिए और पार्ट 2 के अंदर मुझे क्या क्या और कवर करना चाहिए, ठीक है। इन एल्गोरिथम्स के साथ साथ क्या मुझे एग्जाम्पल्स भी लेने चाहिए, तो मैं एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल लूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स। और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं पर्सनली, तो मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।